आज बिहार के गया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का करेंगे उद्घाटन। प्राचीन शिक्षा की दिखेगी झलक। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की होगी बैठक। कई अहम प्रस्ताव पास कर सकती है सरकार। शाम 5 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। आज खत्म होगी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। शाम 4 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट बढ़ा सकती है न्यायिक हिरासत। दिल्ली में जल संकट पर सियासत जारी। आपके खिलाफ आज बीजेपी ने किया प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। सिक्किम रेस्क्यू ऑपरेशन में दिल्ली मिली सफलता। दूसरे दिन 1200 से अधिक पर्यटकों को निकाला गया बाहर। सड़क मार्ग से पहुंचाया जाएगा मंगन शहर। भीषण गर्मी के बीच मानसून पर आईएमडी का बयान। जन्मे भारत में सामान्य से कम मानसूनी बारिश का अनुमान। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से की भीषण गर्मी को बताया वजह। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत पटना से करते हैं, जहां पर आज बिहार के गया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के गया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:30 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित कैंपस का करेंगे उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन शिक्षा की दिखेगी झलक। आज बिहार के गया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे एनयू के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन शिक्षा की भी दिखेगी झलक। तो आज बिहार के गया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का होगा उद्घाटन। आज बिहार के गया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं मोदी कैबिनेट की आज होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर आज लगेगी मुहर। एमएसपी बढ़ाने का पास हो सकता है प्रस्ताव। कई अहम प्रस्तावों पर आज होगी बैठक। एमएसपी बढ़ाने का पास हो सकता है प्रस्ताव। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो मोदी कैबिनेट की आज होगी बैठक। अहम जानकारी, जहां मोदी कैबिनेट की आज बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर आज लगेगी मुहर। एमएसपी बढ़ाने का पास हो सकता है प्रस्ताव। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। तो मोदी कैबिनेट की आज होगी बैठक। आपको बता दें कि आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। एमएसपी बढ़ाने का पास हो सकता है प्रस्ताव। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। तो बता दें कि आज मोदी कैबिनेट की होगी बैठक और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर भी लग सकती है। मोदी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। जानकारी के अनुसार एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। मोदी कैबिनेट की आज होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर आज लगेगी मुहर। एमएसपी बढ़ाने का पास हो सकता है प्रस्ताव। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज मोदी कैबिनेट की बैठक है, आज ऐसे कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है? मोदी सरकार यानी मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक का शपथ ग्रहण 71 मंत्रियों के साथ होने के बाद आज मोदी सरकार 3 की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। पहली कैबिनेट बैठक आज दिल्ली में 5 बजे होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार बनने के बाद जो चुनाव के समय कुछ वादे वो कर रहे थे उन पर और आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं कई राज्यों में उनको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में कई फैसले देखने को मिल सकते हैं। पहला फैसला आपको बता दें कि एमएसपी यानी किसानों का विरोध लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को झेलना पड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट्स को जो किसानों का सामना विरोध का करना पड़ा उस पर फैसला होने की उम्मीद है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जो अंदर से खबर मिल रही है कि इस बार मोदी सरकार 3 की जो पहली कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे होगी, उसमें कुछ फसलों पर एमएसपी लागू करने, कुछ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने और कुछ फसलों पर जो किसान एमएसपी की मांग कर रहे थे उस पर कोई बड़ा फैसला इस कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। दूसरा, जो पहले ही संकेत दिए जा सके हैं मोदी सरकार के द्वारा कि गरीबों को जो आवासीय प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें गरीबों को आवास देने की बात लगातार चल रही है, उसको लेकर उनके आवासों की संख्या पर एक बार और बढ़ावा देने को लेकर मुहर लग सकती। बताया ये भी जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख आवास तत्काल इस कैबिनेट में बनाने पर प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही तमाम और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मोदी सरकार इस कैबिनेट में फैसला ले सकती है, लेकिन अब ये देखना होगा जिनमें 2 मुद्दे सर्वोपरि इसमें सबसे अंदर से पता चल रहा है कि किसानों को मुद्दा जिस पर कैबिनेट कोई फैसला ले सकती है, दूसरा गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलते हैं उन पर कोई बड़ा फैसला आज की बैठक में मोदी कैबिनेट में लिया जा सकता है, जो पहली बार तीसरी मोदी सरकार में हो रही। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज की इस बैठक में कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर के मुहर लग सकती है और साथ ही मोदी सरकार ने वो वादे भी किए थे, तो कहीं ना कहीं ये वादे भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मोदी मंत्रिमंडल की बैठक होनी है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चुनाव से पहले किए गए वादों पर भी चर्चा की जा सकती है और उसके बाद उन प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उन पर मुहर लगाई जा सकती है। एमएसपी के भी दाम बढ़ाने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। फिलहाल शाम 5 बजे ये बैठक होगी, उसके बाद देखने वाली बात होती है कि जनता को आखिर क्या नई सौगातें जो है वो मोदी मंत्रिमंडल की ओर से दी जाएंगी। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। मोदी मंत्रिमंडल की शाम 5 बजे बैठक होनी है जिसमें एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है और शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं राजधानी दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां कोर्ट बढ़ा सकती है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। आज खत्म हो रही है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। आज खत्म हो रही है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। शाम 4 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जेल में बंद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कोर्ट बढ़ा सकती है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। आज खत्म हो रही है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। शाम 4 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जेल में बंद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कोर्ट बढ़ा सकती है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। आज खत्म हो रही है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। शाम 4 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। वहीं जेल में बंद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।
कोर्ट बढ़ा सकती है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जानकारी मिल रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा सकती है। इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट कर लीजिए। अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने सुनवाई को निर्देश दिया था। अब अरविंद केजरीवाल की उसके बाद 19 जून तक अंतरिम जमानत को न स्वीकार करते हुए तिहाड़ जेल भेज दिया गया था और उनको 19 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। आज 19 जून है और न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल की समाप्त हुई है। आज खत्म हो रही न्यायिक हिरासत पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पर अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से देने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर बाहर आने के लिए अपनी दलीलें पेश करेंगे। वहीं सरकार के तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता इस जमानत का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ईडी लगातार इसका विरोध कर रही है कि इनको अंतरिम जमानत नहीं दी जाए, कि इससे इनका जो तथ्य है उनको प्रभावित कर सकते हैं, जो गवाह हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए लगातार कथित शराब घोटाले में अंतरिम जमानत न देने का विरोध लगातार किया जा रहा है। तो तुषार मेहता जब पेश होंगे सरकार के तरफ से, तो उनका ये पक्ष केंद्र सरकार की तरफ से होगा कि जमानत न दी जाए। लेकिन जो केजरीवाल के तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी राउज एवेन्यू कोर्ट में आज शाम 4 बजे जब पेश होंगे सुनवाई के दौरान, वो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत अंतरिम देने की मांग करेंगे। अब ये देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट जब शाम 4 बजे बैठेगी और अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत देने या न देने पर जब सुनवाई करेगी, तो ये देखना होगा कि आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून से आगे कितने दिन की बढ़ती है, या फिर उनको अंतरिम जमानत मिल जाती है मेडिकल ग्राउंड के आधार पर, जो उनके वकील और उनके तरफ से मांग की जा रही है। बिल्कुल, और वहीं अखिलेश जी, देखा जाए तो जानकारी ये भी है कि कोर्ट ने उनकी मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जो जमानत की मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया था, और साथ ही इस जमानत याचिका पर ईडी ने भी विरोध किया था। तो क्या लगता है कि आज जब दोबारा से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी और या फिर आज याचिका दाखिल की जाएगी, तो उसका एक बार फिर से ईडी विरोध करती नजर आएगी? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर तुषार मेहता पेश होते हैं, उसके बाद ईडी और ईडी के अधिकारी और ईडी के वकील जब पेश होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत किसी भी आधार पर देने की बात की जाए या कोर्ट से जो वो केजरीवाल की तरफ से या उनके वकील की तरफ से मांग की जाती है, तो उसका वो विरोध करते हैं। सॉलिसिटर जनरल भी विरोध करते हैं और ईडी के अधिकारियों की तरफ से भी विरोध किया जाता है। लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 1 सप्ताह की दी जा सकती है, ऐसा प्रावधान है, कोर्ट इसको कंसीडर भी कर सकता है। तो केजरीवाल और उनके वकील इसको जानते हैं कि इस मामले को स्वास्थ्य का हवाला देकर, मेडिकल जांचों का हवाला देकर, इसके साथ ही गिरते स्वास्थ्य, वजन और कीटोनिन और तमाम समस्याएं उनके जो शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ रही हैं, उनके तरफ से केजरीवाल और उनके वकील की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, तो शायद उम्मीद भी की जा सकती है कि इनको अंतरिम जमानत मिल सकती है। यानी केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर कोर्ट फैसला कर सकता है। अगर सॉलिसिटर तुषार मेहता और ईडी के अधिकारी और उनके वकीलों की तरफ से इस अंतरिम जमानत का विरोध किया जाता है और ऐसे फैक्ट और फैक्ट और ऐसा हवाला दिया जाता है कि जो बाहर आएंगे तो उसको प्रभावित कर सकते हैं, तो शायद कोर्ट इसको कंसीडर ना करे, तो अंतरिम जमानत मंजूर भी ना हो, फिर केजरीवाल को एक बार तिहाड़ जेल जाना पड़े। अवंतिका, बिल्कुल, और वहीं अखिलेश जी, देखा जाए तो जब चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिन से राहत मिली थी और वो जमानत याचिका पर बाहर भी आए थे, इसको लेकर के ईडी ने करीब 5 अलग अलग चीज़ें बताई थी और 5 अर्जियां जो हैं वो भी दी थी कि आखिर क्यों उन्हें बेल जो है वो नहीं दी जानी चाहिए थी। उसके बावजूद भी उन्हें बेल मिली, वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली, और उसके बाद उन्होंने दोबारा से सरेंडर कर दिया था। तो क्या लगता है एक बार फिर से ईडी उनकी जमानत का विरोध जैसे कि हमेशा से करती आ रही है वो करेगी, लेकिन क्या केजरीवाल को इस बार राहत मिल सकती है या नहीं? अवंतिका, आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर सुनवाई हुई थी,
तो उसमें ग्राउंड ये बनाया गया था कि अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील अरविंद केजरीवाल के, उनके तरफ से कहा था कि कथित शराब घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उनको पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, पार्टी के मुखिया हैं, चुनाव कैंपेन की दारो मदार सारे उनके सिर पर है, वो पार्टी की पूरी अगुवाई करके ही लोकसभा के चुनाव के कैंडिडेट उतारे हैं और उनको चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका नैतिक रूप से अधिकार बनता है कि वो उनके लिए अपनी पार्टी के मुखिया होने के नाते दिल्ली का चुनाव प्रचार में उनको मौका दिया जाए और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो कोर्ट का जैसा निर्देश होगा उसको लेकर वो पालन करेंगे। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जब अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत अंतरिम मिली थी तो उसमें सिर्फ यह कहा गया था कि चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद आप बाहर नहीं रह सकते हैं। लिहाजा केजरीवाल ने उन निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव प्रचार में अपनी भूमिका निभाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब यह देखना होगा कि राव जेवन्नू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को मेडिकल ग्राउंड पर स्वीकार करता है और 1 सप्ताह की अंतरिम जमानत केजरीवाल के द्वारा मांगी जा रही, वो राव जेवन्नू की कोर्ट उसको स्वीकार करती है और इनको छोड़ने का आदेश देती है। लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता पेश होंगे वो इसका विरोध करेंगे, ईडी के अधिकारी और उनके वकील भी इसका विरोध करेंगे। तो ये 4 बजे देखना होगा कि राव जेवन्नू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की मेडिकल अपील जो ग्राउंड वो बना रहे हैं कि इसके आधार पर उनको मेडिकल जांच, स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य जो उनका खराब हो रहा है, वजन गिर रहा है, उसके आधार पर उनको कम से कम 1 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी जाए। तो ये राव जेवन्नू कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो मेडिकल रिपोर्ट को कितना मानते हैं, उसके आधार पर कितना जरूरी है कि अंतरिम जमानत केजरीवाल को दी जानी चाहिए। तो हो सकता है राव जेवन्नू कोर्ट इसको स्वीकार कर सकता है और 1 सप्ताह की जो मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत केजरीवाल के द्वारा मांगी जा रही है तो शायद स्वीकार की जा सकती है। लेकिन हमको इंतजार करना होगा कि शाम 4 बजे जब राव जेवन्नू कोर्ट में सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए अखिलेश जी तो आज देखने वाली बात है कि आखिर राहत मिलती है केजरीवाल को या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। राव जेवन्यू कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद फैसला सामने आएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो वहीं राजधानी में जल संकट पर सियासत जारी, आपके खिलाफ आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। राजधानी में जल संकट पर सियासत जारी, आपके खिलाफ आज बीजेपी ने की प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। पानी के लिए दिल्ली में सियासत हुई तेज। राजधानी में पानी पर सियासत जारी, आपके खिलाफ आज बीजेपी ने की प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। पानी के लिए दिल्ली में सियासत हुई तेज। राजधानी में जल संकट पर सियासत जारी। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो दिल्ली में जिस तरीके से जल संकट गहराता जा रहा है, इसी को देखते हुए बीजेपी ने भी जो है आज प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? अखिलेश जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। दिल्ली की जनता पानी के संकट से तो त्रस्त है, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोल दिया है जी। कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये पानी दिल्ली की जनता को देने की दलील दी जा रही है और कहा जा रहा है कि वो पर्याप्त पानी दे रहे हैं, लेकिन कई राज्यों से पानी उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, नहीं दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ आए इस पानी संकट के मुद्दों को भी जाने देना नहीं चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे मटका फोड़ प्रदर्शन हो, चाहे मटके को लेकर हाथ में चलना हो, इस तरह के लगातार धरना प्रदर्शन विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के, नेताओं के द्वारा दिल्ली में किए जा रहे हैं।
आज एक विशेष प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली साउथ से कैसे सांसद रहे, इसमें पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में आज दिल्ली जल बोर्ड के सामने प्रदर्शन करेंगे। तो दिल्ली जल बोर्ड के सामने जब रमेश बिदूड़ी पूर्व सांसद की अगुवाई में धरना प्रदर्शन होगा, तो लिहाजा भीड़ वहां पर काफी संख्या में जुटेगी और भीड़ जुटने के साथ ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरना प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आप सरकार है यानी केजरीवाल सरकार के खिलाफ जब होगा, तो उस समय ये जरूर केजरीवाल, आजसी और उनके मंत्री निशाने पर रहेंगे। और खासकर ये मुद्दा जरूर उछलेगा कि टैंकर माफिया किस तरह से पानी की चोरी करते हैं। जो दिल्ली को पानी मिलना चाहिए वो पानी उस तरह से टैंकर माफिया चोरी करके खा जाते हैं। तो लगातार कोर्ट ने भी यही टैंकर माफियों को लेकर कहा था, लगातार पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिया था, लेकिन टैंकर माफियाओं पर कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में ये लगातार दिल्ली सरकार को घेरने और पानी के संकट को लेकर जनता के मुद्दे को उठाने का काम जो सड़क पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जबरदस्त होने वाला है। और खासकर भाजपा के पूर्व सांसद जो साउथ दिल्ली से रहे रमेश बिदूड़ी, आज वो दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे कि दिल्ली की जनता को पानी के संकट से बचाया जाए। और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार, वो केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को पानी पूर्ति नहीं कर पा रही है, उसके लिए वो पूरी तरह से उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पानी का संकट गहरा रहा है, इसको लेकर के बीजेपी ने भी अब काफी बड़ा मुद्दा बना दिया है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से पानी का संकट गहराता चला जा रहा है, इसको लेकर के आज बीजेपी भी राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। जल संकट पर बीजेपी हाथ में मटका लेकर के प्रदर्शन करती नजर आएगी। और दिल्ली में जल संकट को लेकर के बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रदर्शन। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने छोड़ी पार्टी। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने पार्टी छोड़ी। श्रुति चौधरी आज बीजेपी करेंगी ज्वाइन। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे मौजूद। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने छोड़ी पार्टी। श्रुति चौधरी आज बीजेपी करेंगी ज्वाइन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रहेंगे मौजूद। पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं श्रुति चौधरी। हरियाणा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। तो हरियाणा से खबर, जहां कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने छोड़ी पार्टी। श्रुति चौधरी आज बीजेपी करेंगी ज्वाइन। ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका हरियाणा में लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद जो दोनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। हरियाणा की राजनीति में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में इसको बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस की बड़ी नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जो आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, करीब 10 से 10:30 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में शामिल होंगी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मौजूद रहेगा। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री सैनी, ये दोनों नेता वहां के हर समय मौजूद रहेंगे। जब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी होगी। अब आपको बता दें कि इसकी वजह सीधा सा यह है कि जब किरण चौधरी का परिवार है, हरियाणा का बहुत ही मजबूत और पुराना परिवार माना जाता है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बंसीलाल रहे, उनकी पुत्र वधू है किरण चौधरी और उनकी बेटी
सुरती चौधरी हैं। ये दो बड़े नेता के तौर पर नेत्रियों को गिना जाता है। सुरती चौधरी के लिए किरण चौधरी यानी अपनी बेटी के लिए भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट मांग रही थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस के जो बड़े नेता के तौर पर गिने जाते हैं और जो कांग्रेस की कमान संभालते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी टिकट काट दी थी और उनको टिकट नहीं दिया, जबकि उनके जगह पर अपने करीबी राव दान सिंह को टिकट दिया था और वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन खैर वो चुनाव हार गए। फिलहाल उसके अलावा आपको बता दें कि इसके साथ ही जब इन्होंने पार्टी में काफी विरोध और दोनों नेताओं को एक दूसरे को नीचा दिखाने और कमजोर करने की जब राजनीति शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका लाभ उठाते हुए किरण चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश की और वो कामयाब भी रही। तो किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। आपको बता दें कि इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हरियाणा के, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद थे, वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव हरियाणा से जीते हैं, तो वो राज्यसभा सांसद की उनकी सीट खाली हुई है। उस सीट पर श्रुति चौधरी या किरण चौधरी को राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है, इस पर बताया जा रहा है इसी की डील हुई है। इसी को लेकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का अपना प्लान तैयार किया। शायद अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब होती है और भारतीय जनता पार्टी अगर उनको राज्यसभा भेज देती है, तो सीधा साधा आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही दिनों बाद जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव होगा, बंसीलाल का परिवार है, किरण चौधरी बड़ी नेत्री वहां की गिनी जाती हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं, इसलिए हरियाणा में बड़ा कद्दावर परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करके विधानसभा चुनाव में पूरा का पूरा लाभ लेना चाहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हरियाणा में नुकसान हुआ है, वहां पर 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है और वहां पर किसानों का विरोध भी है, इसलिए वो अपने खिलाफ चलती हरियाणा की लहर को रोकने के लिए और भी कई नेता ऐसे हैं जिनको शामिल कर सकते। इनमें एक और नाम आ रहा है पंडित कुलदीप शर्मा, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हो सकता है आगामी कुछ दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बात यही अटक रही है कि राज्यसभा किसको मिलेगा। अगर किरण चौधरी की या श्रुति चौधरी में से किसी एक को राज्यसभा भेज देती है भारतीय जनता पार्टी, तो शायद पंडित कुलदीप शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो। एक सवाल ये भी है कि हरियाणा से आने वाले पंडित कार्तिकेय शर्मा को भारतीय जनता पार्टी पहले ही राज्यसभा भेज चुकी है, इसलिए कुलदीप शर्मा के आने और उनको राज्यसभा भेजने पर संशय बरकरार है। शायद एंट्री उनकी भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी से पहले ही होने वाली थी, यानी लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन तीनों नेताओं को शामिल होने की बात चल रही थी, लेकिन डील हुई नहीं और कांग्रेस उसमें माहौल अच्छा चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ माहौल भी देश में बिल्कुल, यानी कि अखिलेश जी देखा जाए तो एक विशेष रणनीति के तहत अब बीजेपी ने इन दोनों ही बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और कुछ ही देर में मेरे ख्याल से शामिल हो जाएंगी, दामन थाम लेंगी। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस से वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और आज बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा बयान देकर सूबे की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान ने उनकी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अब राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए देहरा विधानसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर पिछले 3 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए पहल करती रहेंगी। देखिए, समर फेस्टिवल एक ऐतिहासिक फेस्टिवल है। जब हम छोटे होते थे तब भी समर फेस्टिवल देखने के लिए आते थे। इसका शुभारंभ करवाया और हमने ये कोशिश की है कि जो टूरिस्ट है वो यहाँ आए, लुत्फ उठाएं और खुशी खुशी जिस चीज़ के लिए वो आए हैं वो हिमाचल से खुश होकर जाए, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ना करें। अगर पंजाब जो घटना घटी है उसका मुझे जानकारी अखबार के माध्यम से मिली है। हिमाचल प्रदेश में आने वाला चाहे कोई भी पर्यटक है, पंजाब के लोग हमारे भाई है और उनकी भी हमारा आदर सत्कार है, और भी राज्य से आने वाले हमारे भाई है जिनके साथ ये घटना घटी है। मैंने उसके इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए है
हमारे पता नहीं कि किस प्रकार एक घटना घटी है, पर इतने लाखों टूरिस्ट आते हैं, उसमें एक छोटी सी कई बार वारदात हो जाती है जो कि होनी नहीं चाहिए। उसका भी हमको सम्मान करना चाहिए और हिमाचल के युवाओं से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी कोई अभी बात नहीं हो। और मेरा ख्याल है कि ऐसी बात हिमाचल और पंजाब में नहीं है। पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई है। जब घर में भी कई बार 2 बार बात होती है तो उसको बैठ के संभाल लिया जाता है। और यार कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा बयान देकर सूबे की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने उनकी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अब राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए देहरा विधानसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर पिछले 3 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए पहल करती रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी जो पत्नी है उन्हें चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? अखिलेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पहले हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान कर दिया है, जहां पर उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। कुछ इस प्रकार का ऐलान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी। अभी उनकी तरफ से जब ये ऐलान किया गया तो सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया है, जिससे सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? अब अंतर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उपचुनाव से विधानसभा चुनाव की एक सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव होना है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पहले से तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये सीट उनको जीतना है। उस सीट जिताने के लिए आपको ऐसे कैंडिडेट को चिन्हित करना है जिसको सीट जीतनी आए और कांग्रेस उसको सीट जिता सके, तो चेहरा ऐसा होना चाहिए था। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने जब मुख्यमंत्री हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर ये सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने ये फैसला लिया और कांग्रेस को भरोसा दिखाया कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी कमला राठौर को वहां से चुनाव लड़ाया जाए और चुनाव लड़ाने कमलेश ठाकुर को चुनाव लड़ाया जाए, जो इनकी पत्नी का नाम है। तो वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी का जब चुनाव मैदान में होंगी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर वो हाई प्रोफाइल सीट होगी कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री के परिवार का वहां कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो उस दौरान वहां पर कांग्रेस को वो चुनावी टक्कर देखने को नहीं मिलेगी जैसी दूसरे कैंडिडेट के साथ देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस का प्लान ये है कि हिमाचल प्रदेश की इस विधानसभा सीट को हर हालत में जीतकर कांग्रेस के झोली में डाला जाए, इसलिए फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया और मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को विधानसभा के उपचुनाव में इस सीट पर चुनाव लड़ाएंगे और वो सीट जीतेंगे। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो उपचुनाव होना है विधानसभा उपचुनाव, उसको लेकर के अपनी पत्नी के नाम का ऐलान कर दिया है, जिससे सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर दिल्ली राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में हुई फायरिंग। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स की मौके पर मौत। बर्गर किंग में 10 राउंड फायरिंग से मचा हड़कंप। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस।
तो खबर राजधानी दिल्ली से, जहां राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में फायरिंग की वारदात सामने आ रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। बर्गर किंग में 10 राउंड फायरिंग से मचा हड़कंप। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और इसी बर्गर किंग में 10 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। राउंड से यहाँ पे प्रॉपर होने चाहिए थे और 20 मीटर की दूरी पे हमारे थाना। और अगर क्राइम कमिट होता है, यहाँ से आपके पास फटाफट कॉल भी आ गई होगी, आपको मेरे ख्याल से 20 मिनट में तो क्रिमिनल कितनी दूर भाग लेगा। जगह जगह चौकियां हैं, वो चौकियों का क्या फायदा? या तो बंदे वहां पे नहीं है या इनकी गाड़ी रुकनी चाहिए थी वहां पे। इस तरीके से करेंगे तो फिर तो क्राइम बढ़ते ही रहेंगे। और दिल्ली में तो वैसे भी क्राइम बहुत बढ़ रहा है। रोड रेज देख लो आप, जरा सी बात होती है, बंदों को गुस्सा आ जाता है और 2 मिनट में क्राइम हो जाता है वहां पे। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। धनबाद में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत। अज्ञात वाहन ने कार में मारी जबरदस्त टक्कर। एक घायल का SNMMCH अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे पर कार में सवार 4 की हुई है मौत। लोहार बरवा GT रोड के पास हुआ हादसा। मृतकों में सभी लोग धनबाद के रंगताड़ के रहने वाले। उल्टी दिशा में राजगंज की ओर जा रहे थे कार सवार। 4 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत, 1 घायल। धनबाद में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। अज्ञात वाहन ने कार में मारी जबरदस्त टक्कर। एक घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। नेशनल हाईवे पर कार में सवार 4 लोगों की हुई मौत। लोहार बरवा GT रोड के पास हुआ सड़क हादसा। घाट अनजान एक ट्रक था, वही धक्का मारा था। क्या कुछ हुआ सर इसमें? हमको तो लग रहा है कि देखने से लग रहा है कि 4 आदमी, लगभग 5 आदमी था, तो 1 आदमी था तो उसको घायल था तो उसको एम्बुलेंस से भेजा गया। हाँ, 4 लगभग देखने से लग रहा था। हाँ, फोर व्हीलर रंगा टार का है ये लोग। आधार कार्ड से देखने से लगा कि तो वही खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर डेयरी संचालक ने 4 कुत्तों को जहर देकर की हत्या। 4 देसी कुत्तों की मौत के बाद काकोरी थाने में FIR हुई दर्ज। काकोरी के लंगोटा खेड़ा निवासी कमलेश ने दर्ज कराई FIR। 4 देसी कुत्तों की मौत के बाद काकोरी थाने में FIR हुई दर्ज। काकोरी के लंगोटा खेड़ा निवासी कमलेश ने दर्ज कराई FIR। आरोपी डेयरी संचालक पिता पुत्र के खिलाफ हुई FIR। शहदेव और सवेंद्र पर IPC की धारा 429 के तहत हुई FIR। जहर देकर 4 कुत्तों को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने सिंघाड़े वाला जहर के 2 डब्बे भी किए बरामद। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो 4 कुत्तों की हत्या की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए अवंतिका, अभी फिलहाल इस पूरे प्रकरण में काकोरी थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और IPC की धारा 429 जो परिभाषित करती है इस बात को कि किसी भी पशु की या पक्षी की जहरीला पदार्थ देने को उसको अपंग कर दिया जाए या फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाए, तो इस धारा में संगीन आरोप में FIR दर्ज होती है। और ये FIR लंगोटा खेड़ा जो काकोरी इलाके का जो एक गाँव है, वहाँ के रहने वाले कमलेश ने कराई है। और उसने अपने पड़ोसी जो देश संचालक है, जो सहदेव है, सावेद है, जो पिता पुत्र है, उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने जहर देकर उनके जो दुकान के बाहर जो देसी कुत्ते पले हुए थे
उन्होंने उसको जहर देकर के मारा है। हालांकि जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, जब मौके पर गए तो 2 ऐसे जहर के डब्बे पर पुलिस ने बरामद किए जो डेयरी संचालक के लोग रखते थे, जो मालिक से जो रखते थे। और अक्सर इस बात को लेकर के ये बातें सामने आई हैं कि दोनों के बीच में विवाद होता था सिर्फ कुत्तों को लेकर के, क्योंकि जो सहदेव और हवेंद्र है, जो आरोपी इस पूरे केस में बनाए गए हैं, डेयरी संचालक है, वो वहां पर की डेयरी चलाते हैं और उसके यहाँ कई गाय और भैंसे भी है जो संचालन का काम जिनके दूध का होता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी बात को लेकर के कुत्ते भौंकते, और भौंकने का ही विवाद पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा था। और जब 17 तारीख की सुबह को कमलेश, जो क्या ये पालतू कुत्ते पले हुए थे, देसी कुत्ते, जब वो वहां पर पहुंचते हैं, उनको इलाकाई लोगों का फोन आता है, तब वहां पर चारों कुत्ते तड़प रहे होते हैं। जब इस बात का पता करने के लिए वो डेयरी संचालकों के पास जाते तो वो इस बात का कबूल भी करते हैं कि उन्होंने ही जहर दे करके मारा है। तो अब फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि जो आपसी विवाद है उसमें 4 बेजुबानों की जो है वो मौत जरूर हुई है, लेकिन पुलिस का भी एक बहुत इन्वेस्टिगेशन का अहम पार्ट ये भी होगा कि दोनों के खिलाफ चारों कुत्तों की मौत, जो हत्या की जो धारा में FIR अगर आगे तरमीम होगी, उससे किस तरीके से लोगों को आरोपी बनाया जाए और किस तरीके से नजर दी जाए कि अगर बेजुबानों को आप मौत के घाट उतार देंगे तो ये बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम है। तो फिलहाल काकोरी पुलिस जो है वो इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो नमूने जहर के जो डब्बे मिले हैं उनको FSL यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया है उनकी जांच करने के लिए, और सभी लोगों के बयान दर्ज करने के बाद, ऊपर के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद विदित राय के बाद ये कहा जा सकता है कि पुलिस नजदीर पेश करने के लिए 2 लोगों की गिरफ्तारी जरूर कर सकती है। फिलहाल पशु प्रेमी भी इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हावी है कि लखनऊ के अंदर लगातार इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है उसका रोल जो है वो बहुत कम होता है। लिहाजा जो आरोपी बनाए जाते हैं, जो लोग बेजुबानों की हत्या कर देते हैं, उनको किसी भी तरीके की बहुत ज्यादा कहा जाए कि दंडनीय अपराध के तहत उस पर सजा नहीं होती है। तो एक तरफ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ये भी कह रहा है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारियों का कहना है जैसे जैसे उनके पास रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई होती चली जाएगी, जब उनके पास सबूत आएंगे तो दोषियों के खिलाफ जो अधिक से अधिक धारा है उसमें फाइल करेंगे और कोर्ट उस पर तय करेगा कि आखिरकार आरोपियों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी फिलहाल आरोपियों के खिलाफ जो है पूछताछ हो रही है और कहीं ना कहीं कोर्ट उन्हें सजा दे, इसकी मांग भी जो एनिमल लवर्स हैं, जो पशु प्रेमी हैं, वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर डेयरी संचालक ने 4 देसी कुत्तों को जहर देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें जहां पर टायर फटने से खाई में गिरी कार। टायर फटने से खाई में गिरी कार, हादसे में दादा और पोते की हुई दर्दनाक मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से हुआ हादसा। अनियंत्रित कार 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 75 साल आत्माराम और 10 साल के आदर्श की हुई मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। कार चालक और उसकी मां भानुमति को कराया गया भर्ती। इलाज कराने के लिए PGI जा रहा था परिवार। तो टायर फटने से खाई में गिरी कार, खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है जहां टायर फटने से खाई में गिरी कार, हादसे में दादा और पोते की हुई दर्दनाक मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से हुआ हादसा। खबर मुरैना से जहां पर कुंवारी नदी में एक कार से निकले 2 कंकाल। कुंवारी नदी के रपटा के गेट खोलने पर नदी में दिखी एक कार। कुंवारी नदी के रपटा के गेट खोलने पर नदी में दिखी एक कार। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची सिहोनिया पुलिस। पुलिस ने JCB की मदद से कार को नदी से निकाला बाहर। पुलिस ने JCB की मदद से कार को नदी से निकाला बाहर। कार की तलाशी लेने पर कार में मिले 2 अज्ञात कंकाल। कार से एक महिला और एक पुरुष का मिला कंकाल।
4 से 5 महीने पुराने बताए जा रहे हैं कंकाल। कार से एक महिला और एक पुरुष का मिला कंकाल। 4 से 5 महीने पुराने बताए जा रहे हैं कंकाल। एक्सीडेंट या हत्या मामले की जांच कर रही पुलिस। सिहोनिया थाना क्षेत्र के गोपी गांव की घटना। खबर मुरैना से, जहां कुंवारी नदी में एक कार से निकले 2 कंकाल। कुंवारी नदी के रपटा के गेट खोलने पर नदी में दिखी एक कार। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वतीपुरम के प्रांगण में हुआ। श्री राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने महामंडलेश्वर के सानिध्य में भारत विकास परिषद शाखा के जावरा से करवाया। करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि महापुरुषों की 1000 प्रतिमा विभिन्न स्थानों पर लगाने का लक्ष्य रखा है। इंदापुर के पास तरंगवाड़ी गांव की सीमा में मंगलमूर्ति स्टोन क्रशर पर यूपी के एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक मजदूर का नाम गुलशन कुमार श्यामलाल बिंद यूपी के इलाहाबाद जिले का रहने वाला था। उक्त घटना को आकस्मिक मृत्यु के रूप में बताया गया, जबकि उसकी मृत्यु करंट लगने से हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।